नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। आज हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। जो भी दोस्त आज जुड़ा हो, इससे पहले हमने भारत का भूगोल जो विषय है उसमें टॉपिक लिया था हमने अपवाह तंत्र के बारे में। उस अपवाह तंत्र में हमने दो नदियों के बारे में पढ़ा था, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। जिस भी दोस्त ने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो अवश्य देखें, उसके बाद ये वीडियो देख सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, देख भी सकता है। हम पढ़ते हैं आज सिंधु नदी तंत्र की, जो हिमालय से उत्पत्ति की महत्वपूर्ण तीसरी नदी। हमने गंगा पढ़ लिया जो हिमालय से निकली थी, ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से उत्पत्ति हुई थी, और तीसरी तंत्र की नदियां है सिंधु, जो हिमालय तंत्र की क्या है, नदियां। हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र की। हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु तथा उसके आसपास का जो क्षेत्र है, या आसपास की नदियां बनाकर क्या बनाते हैं, सिंधु नदी तंत्र। ये सिंधु नदी बहुत ही प्राचीन काल से बहती आ रही है, या इसे कहते हैं पूर्ववर्ती नदियां। मतलब हिमालय की उत्पत्ति से पहले क्या ये प्रवाहित हो रही थी। हिमालय जी उत्थान किया तो ये नदी हिमालय क्या काटती हुई क्या है, बहती रही है। हम इतिहास में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो इसी नदी के किनारे क्या हुई थी, स्थापित हुई थी। हम देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम, प्रवाह और इसका समाप्ति स्थल कौन कौन से जो जिले हैं या स्थान है वो इस नदी के किनारे स्थित है। देखो, सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी का उद्गम। देखो, सिंधु नदी का उद्गम है, पहले हम देख लेते हैं फिर डायग्राम में देख लेंगे। एक हिमानी पड़ता है बोखरचू हिम ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है, बोखरचू हिम ग्लेशियर, जो मानसरोवर के निकट है। किसके निकट है, मानसरोवर के निकट। और ये मानसरोवर कहां पड़ता है, कैलाश पर्वत के निकट। कहां पड़ता है, कैलाश पर्वत के निकट। और ये सभी कहां पड़ते हैं, तिब्बत के नजदीक। या यूं कह सकते हैं ये जो बोखरचू हिमानी है ये चोम युंगडुंग ग्लेशियर के नजदीक ही पड़ता है, जहां से क्या निकली थी, तिब्बत, ये वो ब्रह्मपुत्र नदी निकली थी। ये चमायुंगडुंग ग्लेशियर कहां था, तिब्बत में था। उद्गम बोखरचू मानसरोवर से होता है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है, क्या प्रवाह क्षेत्र, ये प्रवाह क्षेत्र है तिब्बत के बाद ये प्रवेश करती है भारत में, और भारत के बाद ये प्रवेश करती है कहां पर, पाकिस्तान। कहां करती है, पाकिस्तान। मतलब इसका प्रवाह तीन देशों में है, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। अब ये प्रवाह, तो इसकी लंबाई देखते हैं, तो इसकी कुल लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। कितनी किलोमीटर है, 2880 किलोमीटर। देखो ये तीन देशों में प्रवाहित हो रही है, लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। अब हम देख रहे हैं भारत में इसकी लंबाई, क्या लंबाई, भारत में लंबाई है इसकी 1114 किलोमीटर। कितने किलोमीटर भारत में लंबाई, 1114 किलोमीटर। ये जो नदी इतने बहती है तीन देशों में, तो इसका कुल संग्रहण क्षेत्र कितना, कुल संग्रहण क्षेत्र इसका इसका कुल संग्रहण क्षेत्र 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ये नदी भारत में इसका संग्रहण क्षेत्र देखें, क्या देखें, भारत में इसका संग्रहण क्षेत्र है तो वह है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है।
देखो कुल संग्रहण क्षेत्र कितना है 11.6 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत में इसका संग्रहण कितना है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। देखो हमने पढ़ा सिंधु नदी उद्गम बोखर्चू हिमानी से, प्रवाह क्षेत्र 3 देशों में तिब्बत, भारत और पाकिस्तान में। कुल लंबाई 2880। भारत में लंबाई कितनी 1114 किलोमीटर है। कुल संग्रहण क्षेत्र कितना है 11.6 वर्ग किलोमीटर है और भारत में संग्रहण क्षेत्र कितना है 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर। अब ये जो सिंधु नदी है ये भारत में प्रवेश करती है, कहां करेगी भारत में प्रवेश। भारत में प्रवेश करती है दमचौक नामक स्थान से। कहां से करती है दमचौक नामक स्थान। और ये दमचौक कहां पड़ता है लद्दाख में पड़ता है। कहां पड़ता है लद्दाख में पड़ता है। और ये पाकिस्तान में प्रवेश, कहां प्रवेश पाकिस्तान में प्रवेश। और ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है चिल्लास नामक क्षेत्र से। मतलब भारत में प्रवेश करे दमचौक से और भारत से बाहर कहां से निकलती है चिल्लास से निकलती है। पाकिस्तान में एक शहर है कराची। कौन सा शहर है कराची। और ये जो कराची है ये इसी नदी पर क्या है स्थित है। ये नदी इसका मुहाना देखा जाए, क्या देखा जाए मुहाना या समाप्ति स्थल। मुहाना या समाप्ति स्थल। और इसका मुहाना या समाप्ति स्थल है अरब सागर। कौन सा है अरब सागर है। और ये अरब सागर में डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने वाली ये एकमात्र नदी जो डेल्टा बनाते हुए गिरती है। बाकी जो नदियां वो एस्चुरी बनाते हुए गिरती हैं। अब देखो सिंधु भारत में प्रवेश करेगी दमचौक नामक स्थान से जो कहां पर है लद्दाख में। पाकिस्तान में प्रवेश करेगी चिल्लास में जो पीओके क्षेत्र में। कराची स्थित क्या इस पर शहर है या बंदरगाह भी कह सकते हैं। ये जो बंदरगाह प्रसिद्ध बंदरगाह था लेकिन भारत तथा पाकिस्तान के मध्य क्या हो गया विभाजन होने पश्चात भारत ने कराची बंदरगाह के विकल्प के रूप में कांडला बंदरगाह को क्या किया गया विकसित किया गया जो गुजरात राज्य में था। इस सिंधु नदी का मुहाना समाप्ति स्थल देखा जाए तो वो है अरब सागर में। कहां पर है अरब सागर में। ये जो सिंधु नदी है भारत में प्रवेश करेगी। प्रवेश करने बाद ये सिंधु नदी विश्व का सबसे गहरा गोर्ज का निर्माण करती है। कौन सा निर्माण करती है विश्व का सबसे गहरा गोर्ज का निर्माण करती है जो करती है बुंजी नामक स्थान पर। कहां करती है बुंजी नामक स्थान पर विश्व का सबसे गहरा गोर्ज का क्या करती है निर्माण करती है। और ये जो गोर्ज है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 5181 मीटर गहरा गोर्ज का क्या करती है निर्माण करती है बुंजी नामक स्थान पर। लद्दाख श्रेणी को काट कर क्या है गोर्ज का क्या करती है निर्माण करती है। अब हम पढ़ते हैं उद्गम से लेकर मुहाना तक इसका डायग्राम के बारे में। ये आपको याद हो गया होगा। देखो ये देखो भारत का मैप है। देखो ये भारत का क्या उत्तरी क्षेत्र यहां पड़ता है एक हिमानी पड़ता है बोखर्चू। क्या पड़ता है बोखर्चू जो कहां है तिब्बत में। कहां है तिब्बत में। यहां से ये नदी प्रवाहित होते हुए और यहां जो प्रवेश करेगी तो ये स्थान क्या था मैंने बताया था दमचौक। क्या था दमचौक। फिर ये नदी आगे जाते हुए और यहां ये क्या करेगी गढ़ का निर्माण करेगी फिर आगे चली जाएगी। ये जो गढ़ है ये है बुंजी नामक गढ़। कौन सा गढ़ है बुंजी नामक
गोड्स का क्या करेगी, निर्माण करेगी। कौन सा निर्माण करेगी, भुंजी नामक गोड्स। फिर ये जो पाकिस्तान में चलेगी तो ये स्थान है चिल्लास। कौन सा है, चिल्लास। फिर ये आगे जाते हुए और यहां पड़ जाता है अरब सागर। कौन सा, अरब सागर। अरब सागर में क्या है, गिर जाती है। बोखरचू से निकली, दमचौक में भारत में प्रवेश, भारत से आउट कहां हो रही, चिल्लास नामक क्षेत्र से। और यहाँ एक प्रसिद्ध स्थल है कराची। क्या है, कराची। इस क्षेत्र से क्या है, आगे डेल्टा बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अब ये जो नदी है इसकी देखो कुछ छोटी सहायक नदियां हैं, बड़ी सहायक नदियां तो हम उसको विस्तार से पढ़ेंगे। देखो यहां से एक सियाचिन ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। इस सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलेगी जिसका नाम है नुब्रा नदी। कौन सी नदी, नुब्रा नदी, जो नुब्रा घाटी का निर्माण भी करती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिर एक नदी आती है जिसका नाम है हुंता नदी। क्या नाम है, हुंता नदी। क्या नाम है, हुंता नदी। फिर एक नदी और आती है जिसका नाम है गिलगित नदी। कौन सी नदी, गिलगित नदी। फिर यहां से एक नदी आ रही है और ये नदी का नाम है काबुल नदी। कौन सी नदी, काबुल नदी। फिर इसमें एक नदी इस काबुल की सहायक है जिसका नाम है स्वेत नदी, जो स्वेत घाटी का निर्माण भी करती है। ये सभी क्या है, कुछ नदियां हैं जो क्या इसमें गिरती। और दो नदियां और हैं, हुरू नदी और एक जास्कर नदी। कौन सी, हुरू और जास्कर नदियां में क्या है, इसमें आकर गिर जाती है। ये कुछ क्या थी, इसमें नदियां थी जो काफी बार एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, कौन से क्रम की है नदी। अब देखो ये जो नदी प्रवाहित हो रही है इस दिशा से प्रवाहित हो रही है, इस दिशा में, तो हम क्या इसी दिशा में क्या खड़े होंगे। हमारा जो कौन सा दायां हाथ है वो दाएं तरफ की नदियां, जो हमारा बायां हाथ है बाएं तरफ से जो मिलेंगी वो बाएं तरफ की क्या हो जाएंगी, नदियां हो जाएंगी। मतलब ऊपर से जो नदियां आ रही है वो कौन सी साइड की हो जाएंगी, दाएं तरफ की। कौन सी हो जाएंगी, दाएं तरफ की। नीचे से जो नदियां मिलेंगी वो कौन सी हो जाएंगी, बाएं तरफ की नदियों के बारे में। ये देखो कुछ क्या थी, नदियां थी। क्या थी, नदियां थी। अब हम पढ़ते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। देखो देखो ये जो नदी है ये यूं प्रवाहित हो रही है, ऊपर से बना लेते हैं। ये अरब सागर, क्या है, अरब सागर। ये बोखरचू हिमालय से क्या इसकी उत्पत्ति हो रही है। तीर का मतलब ये नदी इस दिशा में क्या प्रवाहित हो रही है। देखो एक जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र पड़ता है जिसका जो नदी है झेलम नदी। कौन सी नदी, झेलम नदी। जो ये जो क्षेत्र पड़ता है ये है शेषनाग झील। कौन सा, शेषनाग झील। और ये शेषनाग झील पड़ती है जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ती है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से एक नदी उत्पन्न हो रही है जिसका नाम क्या, झेलम नदी। क्या नाम था, झेलम नदी। और इस झेलम नदी को प्राचीन नाम देखा जाए तो इसका प्राचीन नाम था वितिस्ता नदी। कौन सा नाम था, वितिस्ता नदी। देखो वैदिक काल है, रिट के एग्जाम में SST में वैदिक काल के बारे में देखा। उस वैदिक काल में क्या है कि इसको क्या कहा जाता था, वितिस्ता नदी, वितिस्ता नदी। ये जो
एग्जाम है, रिट का एग्जाम जो पीछे हुआ था, इसमें प्राचीन नामों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो झेलम नदी है, इसके किनारे कश्मीर स्थित, क्या स्थित है? कश्मीर। और ये जो नदी है, कौन सी नदी? झेलम नदी, ये बारामूला से लेकर अनंतनाग के मध्य नौकागम में है। कहां से कहां के मध्य नौकागम में है? बारामूला से लेकर, बारामूला से अनंतनाग के मध्य क्या है? ये नौकागम है। इस झेलम नदी पर 2 परियोजना है। कितनी परियोजना? 2 परियोजना। कितनी परियोजना है? 2 परियोजना। एक का नाम है उरी और दूसरे का नाम है तुलबुल। एक तो उरी और एक क्या है? तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना क्या रहती है? विवादित रहती है। और इस झेलम की एक सहायक नदी है जिसका नाम है किशनगंगा नदी। कौन सी नदी? किशनगंगा नदी, जिसे पाकिस्तान में नीलम के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? नीलम कहते हैं। इस पर किशनगंगा परियोजना बनी हुई है। किशनगंगा नदी पर किशनगंगा परियोजना बनी हुई है J&K में, जो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य क्या? विवादित। अब देखो, ये एक नदी थी। कौन सी नदी? झेलम नदी। फिर एक नदी और आ रही है जिसका नाम है रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी में झेलम नदी मिलती है झूनाम स्थान पर, और ये जो चिनाब नदी है, ये सिंधु में मिलती है मिठानकोट स्थान पर। कहा मिलती है? मिठानकोट स्थान पर मिलती है। ये जो चिनाब नदी है, ये 2 जलधाराओं से क्या इसकी उत्पत्ति होती है? पहली धारा चंद्रा और दूसरी धारा कौन सी? भागा। चंद्रा तथा भागा 2 धाराओं से क्या उत्पत्ति होती है? ये दोनों धाराएं जहां मिलती हैं वो स्थान कहलाता तंडी। क्या कहलाता? तंडी। वहां से क्या है? उत्पत्ति होती है। और ये दोनों स्थान हैं, ये पड़ते हैं बारालाचाला दर्रे के समीप। कहा? बारालाचाला दर्रे के समीप। और ये बारालाचाला दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता। वहां से निकलती है तंडी चिनाब नदी। चिनाब नदी आगे आकर मिठानकोट में आके पाकिस्तान में क्या है? सिंधु में मिल जाती है। फिर एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। कौन सा है? रावी नदी। कौन सी नदी? रावी नदी। ये रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। फिर आगे चिनाब में क्या मिल जाती है? ये चिनाब है, ये सिंधु की सबसे बड़ी क्या सहायक नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। कितनी है? 1180 किलोमीटर। फिर एक नदी आ रही है जिसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी है? सतलज। कौन सी नदी? सतलज नदी, जो राकसताल, कौन सा? राकसताल। और ये राकसताल पड़ता मानसरोवर के निकट। कहाँ पड़ता है? मानसरोवर। और ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में सतलज नदी क्या है? निकलती है। और ये जो नदी है, ये जलेबला दर्रे से होकर क्या है? प्रवेश करती है। कौन सा दर्रा? जलेबला दर्रे से होकर क्या करेगी? भारत में प्रवेश करती है। फिर आगे जाकर चिनाब में मिल जाती है।
ये सतलज नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और ये व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलेगी? व्यास कुंड से। और ये व्यास कुंड कहाँ है? रोहतांग दर्रे के पास। व्यास और सतलज नदी का जो संगम है वहां पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है हरिके बेराद बांध। कौन सा बांध है? हरिके बेराद बांध है, जहां से क्या निकाली गई है? रास्ता नहर या इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ये जो सतलज नदी है इस पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध। दो बांध है, भाखड़ा ऊंचा बांध है जबकि नांगल उससे क्या नीचा बांध है। दो बांध बनाए गए, भाखड़ा नांगल बांध। नांगल क्यों बनाया गया? भाखड़ा के अतिरिक्त जल को स्टोर करने के लिए क्या बनाया गया? नांगल बांध बनाया गया। अब देखो ये चिनाब है। अब देखो ये चिनाब पर कुछ परियोजनाएं हैं। चिनाब पर कितनी परियोजनाएं? 3 है। देखो चिनाब पर 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं। सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार। कितनी परियोजनाएं बनी हुई हैं? 3 परियोजनाएं बनी हुई हैं। कितनी परियोजनाएं बनी हैं? 3। सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार क्या परियोजनाएं बनी हुई हैं। चिनाब को प्राचीन नाम अस्किनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्किनी कहा जाता है। देखो इसको याद करने की ट्रिक है। अश्विन जो खिलाड़ी है क्रिकेट का, वो कहां से था? चेन्नई से खेलता था पहले। तो अश्विन कहां से हो जाएगा? चेन्नई का। मतलब चिनाब को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? अश्विनी। ये जो रावी नदी है इसे प्राचीन काल में परूषणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परूषणी कहा जाता था। ये सतलज नदी है, इसे प्राचीन काल में शतुद्री कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शतुद्री। स और स आ गया शतुद्री। और ये जो व्यास नदी है, और वैसे एक हीरोइन का नाम बढ़ जाता है विपाशा। कौन सी? विपाशा, जिसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? विपाशा कहा जाता था। और ये व्यास नदी पर एक परियोजना है जो है पोंग परियोजना। कौन सी परियोजना? पोंग परियोजना। और ये व्यास नदी कुल्लू व कुंडली घाटी का क्या करती है? निर्माण करती है तथा धौलाधर पर्वत श्रेणी को काटकर एक गोर्ज का भी क्या निर्माण करती है। यह होगी सलाल, दुलहस्ती, बगलिहार परियोजना। झेलम पर 2 परियोजना है, तुलबुल उरी और तुलबुल परियोजना। एक किशनगंगा परियोजना है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध में वो परियोजना बनाई गई है। हरिके बेराज बांध से रास्ता नहर निकाली गई है। ये जो रावी नदी है जो रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, इस पर देखो 2 परियोजनाएं बनी हुई। कितनी परियोजनाएं? 2। एक तो थीन और दूसरी है चमेरा। कौन सी? थीन। और दूसरी कौन सा है? चमेरा परियोजना। कितनी परियोजना बनी हुई है? 2 परियोजनाएं बनी हुई हैं। कौन सी? थीन और चमेरा परियोजना। ये जो थीन परियोजना है ये J&K प्लस हिमाचल प्रदेश दोनों क्या संयुक्त है, क्योंकि ये दोनों की सीमा पर बना हुआ है। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश की क्या है? परियोजना है। फिर ये हरिके बैराज, फिर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। अब हम पढ़ते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पंचनदी क्या है। देखो ये आगे जो मिलेगी 5 नदियां आकर क्या है? मिल गई। और ये जो मिलते ही क्या कहलाई? पंचनद कहलाई। क्या कहलाई? पंचनद कहलाई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो 17 नदी इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकरी परियोजना। कौन सी? नाथपा झाकरी परियोजना। अब देखो हम पढ़ते हैं पंचनद। ये जो 5 नदी आकर मिली
इसे क्या कहेंगे? पंचनद, या 5 नदियों द्वारा निर्मित मैदान क्या कहलाता है? पंचनद कहलाता है। देखो कई बार पूछा जाता है इन दोनों के मध्य का मैदान क्या कहलाता है। ये हमने पढ़ा था, कौन सी नदी थी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु। ये सिंधु की सहायक झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये क्या होगी? व्यास हो गए। ये हो गई झेलम नदी, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदी। ये क्या है कि 5 नदियां हैं, 1 2 3 4 और 5 नदियां। देखो इसको कहा जाएगा, ये जो मैदान है, 5 नदियों द्वारा निर्मित मैदान, इन दोनों के मध्य जो मैदान है वो कहलाएगा बिस्ट, ये कहलाएगा बारी, रचना, चाद, सिंध सागर दोआब प्रदेश। देखो व्यास और सतलज नदी के बीच का जो मैदान है वो कहलाता बिस्ट मैदान। रावी और सतलज के बीच का मैदान है वो कहलाता बारी मैदान। चिनाब और रावी के बीच में है वो कहलाता रचना दोआब। झेलम और चिनाब के बीच का जो मैदान है वो कहलाता है चाद मैदान। और सिंधु और झेलम या चिनाब के बीच का जो मैदान है वो कहलाता है सिंध सागर या सिंधु सागर दोआब प्रदेश। मतलब ये जो 5 नदियां हैं, ये 5 नदियां क्या बनाती है? मैदान बनाती है, जिसे पंचनद या पंजाब का मतलब क्या हो गया? 5 नदियों से निर्मित मैदान। अब फिर ये जो नदी है, ये जो झेलम नदी है, कौन सी नदी? झेलम। ये झेलम नदी एक प्रसिद्ध झील है, वुल्लर झील। कौन सी झील? वुल्लर झील का भी क्या निर्माण करते हैं? वुल्लर झील क्या है? गोखरू झील का उदाहरण। देखो ये मान लीजिए क्या है, कोई नदी प्रवाहित हो रही है, मैदान में क्या अपने विस्तार सर्पिलाकार में क्या प्रवाहित हो रही है। यदि नदी आगे जाते हुए यहां से क्या कर ले? सीधी चली जाए। क्या कर ले? यहां से क्या सीधी चली जाए? क्या चली जाए? यहां सीधी। इस भाग में क्या है? ये क्या हो जाए? नदी से क्या हो जाए? पृथक हो जाए। इनसे बनी जो झील है वो कहलाती है गोखरू झील, जिसकी आकृति गाय के खुर के आकार की होती है, जिस कारण इसे गोखरू झील कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा, झेलम नदी के किनारे एक श्रीनगर शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? श्रीनगर शहर बसा है, जो आपको पता है श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था। रावी नदी को क्या कहा जाता था? परुष्णी नदी। क्या कहा जाता था? रावी को परुष्णी नदी कहा जाता था, जहां पर दशरथ युद्ध लड़ा गया था। अब एक कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सिंधु जल समझौता। कौन सा समझौता? सिंधु जल समझौता। कौन सा समझौता? सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता ये देखो है क्या? सिंधु जल समझौता हुआ 1960 ईस्वी में। कब हुआ? 1960 में। करवाने वाला था विश्व बैंक। कौन था? विश्व बैंक था। इसकी जो अध्यक्षता की थी, देखो ज्यादातर कपड़े किसके प्रचलन है? रेमंड के। किसके हैं? रेमंड के। तो ये बीच में अध्यक्षता करवाने कौन था? रेमंड। इनमें जो हस्ताक्षर करने वाले थे वो 2 थे, एक तो पाकिस्तान का था और एक भारत का था। पाकिस्तान का था जनरल अयूब खान। कौन था?
जनरल अयूब खां पाकिस्तान का था जिसने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए, और भारत का प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू। कौन था? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर किए थे। ये जो समझौता ये ऐसे है, ऊपर की जो 3 नदियां हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया? ऊपर की जो 3 नदियां हमने पढ़ा था, ऊपर की 3 नदियां कौन सी थी? सिंधु, झेलम, चिनाब, ये थी। नीचे की 3 नदियां कौन सी थी? रावी, व्यास और सतलज। व्यास और सतलज। देखो ये इसमें प्रावधान के ऊपर की जो 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, नीचे की जो 3 नदियां रावी, व्यास और सतलज, इनका ऊपर की जो 3 नदियां इनका 80% पानी का उपयोग, 80% पानी का उपयोग तो करेगा पाक। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। जबकि 20% पानी का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। ऊपर की जो 3 नदियां उसका 80% पानी का उपयोग तो कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। जबकि 20% पानी का उपयोग कौन करेगा? भारत करेगा। अब जो नीचे की 3 नदियां थी, कौन सी नीचे की 3 नदियां, इसका 80% पानी का जो उपयोग है वो तो करेगा भारत। क्या करेगा? भारत। शेष कितना बच गया? 20%, और 20% पानी का उपयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ये था सिंधु जल समझौता, जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व कमेंट तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।